बच्चों, कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 12। इसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भौगोलिक रूप से जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि मानव जाति के लिए, मानव समुदाय के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनते हुए जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा पर्यावरण प्रदूषण, जैसे कि हमने देखा बच्चों ठोस कचरा निपटान। उसी तरीके से बच्चों आज हम देखेंगे गंदी बस्ती। गंदी बस्ती के रूप में हम सब जानते हैं कि यह भी एक भौगोलिक रूप से एक प्रमुख समस्या है, प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन बच्चों, इसका हम समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन कौन सी चीज़ें इसके विकास का जनन का कारण रही, ठीक है, इसका हम आज इस चैप्टर में, इस पार्ट में करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंदी बस्ती। तो बच्चों, गंदी बस्ती जैसे ही हमारे सामने नाम आता है, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी बस्ती जो गंदी हो, ठीक है। अब गंदी किस परिप्रेक्ष्य में गंदी हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे इनका जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे इनका निर्माण होता है और किन परिस्थितियों में यह विकसित होती है। तो बच्चों, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, गंदी बस्तियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से नगरों में पाई जाती है। जितना ज़्यादा बड़ा नगर होगा, जितना ज़्यादा उसकी संख्या होगी, जनसंख्या होगी, उतनी ही ज़्यादा संख्या में गंदी बस्तियाँ पाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नगरों में गंदी बस्तियाँ तो गाँवों में होनी चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, गंदी बस्तियाँ नगरों में पाई जाएगी। और यह हमारे समाज का एक काला सच भी है। जो क्षेत्र जितना ज़्यादा विकसित होता गया, उस क्षेत्र में उतनी ही ज़्यादा समस्याएं भी पाई गई। जहाँ मुंबई जैसे बड़े शहरों में बच्चों, एक और जहाँ आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, सर्वाधिक धनाढ्य लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर वहाँ पर काम करने वाले मजदूर, छोटे तबके के जो लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो वहाँ उन बड़े लोगों की सेवा के लिए कार्यरत हैं, वहाँ पर मजदूरी करते हैं, उन लोगों की जो बस्तियाँ है वो गंदी बस्तियों के रूप में जन्म लेती है। अब बच्चों, इसका जन्म कैसे हुआ है मैं बता देता हूँ। जैसे गाँवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जैसे ही नगरों में आते हैं, तो नगरों में आने के पश्चात उनके स्थायी रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो शुरुआती दौर में जब वो आते ही हैं तो या तो सार्वजनिक स्थान ढूंढ लेते हैं, रेल पटरियों के समीप जो खाली जगह रहती है वो स्थान ढूंढ लेते हैं, या फिर दूसरे प्रकार के गंदे नाले के समीप जो कि सार्वजनिक रूप से है, प्राइवेट संपत्ति नहीं है, जहां उनसे बेदखल किया जा सके, सार्वजनिक स्थानों पर वो अपना अस्थायी बसाव स्टार्ट कर देते हैं। कच्चे जो मकान होते हैं, छत पक्की नहीं होती, टेंट के रूप में होती है, ठीक है, या अर्ध पक्के जो होते हैं उसके रूप में वो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पश्चात जब थोड़ी बहुत उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है या दूसरे लोग भी आने लग जाते हैं, तो एक बहुत बड़े विशाल आकार में गंदी बस्तियों का विस्तार हो जाता है। बच्चों, यहाँ इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है इन गंदी बस्तियों की, कि एक तो ये है कच्ची होगी, अर्थात पक्के मकान यहाँ पर नहीं पाए जाते, या फिर अर्ध पक्के रूप में यह पाई जा सकती है। यह सघन होती है, अर्थात जगह की कमी के कारण बहुत सघन होती है। यहाँ परिवहन के रास्ते भी नहीं पाए जाते, अर्थात सड़क वगैरह की जो सुविधाएं है वो नहीं पाई जाती। छोटे कमरे होते हैं, एक कमरे का ही मकान होता है बच्चों लगभग। स्वच्छता या शौचालय जैसी सुविधाएं यहाँ पर नहीं पाई जाती, पेयजल का अभाव होता है, ठीक है। और ये बड़े ही घनघोर, बड़े ही एक दबाव वाली ज़िंदगी यहाँ पर व्यतीत करते हैं, जो कि कैसी है, यहाँ पर साफ़ वायु, साफ़ पानी, शौचालय जैसी जो मूलभूत आवश्यकता है, सड़क जैसी जो आवश्यकता है वो इनको नहीं मिल पाती, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इन बड़ी समस्याओं के दौर में जब ये रहते हैं तो तनावग्रस्त आ जाते हैं, साथ ही इनको अपने पैतृक स्थान की भी याद आती है। और इस तनाव भरे माहौल में वो अपराध की ओर भी चले जाते हैं, दूसरे प्रकार की भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं भी हैं, सामाजिक रूप से भी उनके घर परिवार में भी समस्याएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं यहाँ पर इस क्षेत्रों में देखी जाती है। आज की क्लास में बच्चों हम धारावी नामक बस्ती का अध्ययन करेंगे। धारावी जो बस्ती है वो कहाँ पर है, मुंबई में है, और यह एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती भी है। तो एशिया की विशालतम गंदी बस्ती धारावी का आज हम अध्ययन करेंगे।
केस स्टडी के रूप में। तो बच्चों धारावी जो कच्ची बस्ती है वो मुंबई के केंद्रीय हिस्से में है। केंद्रीय हिस्से में स्थित धारावी जो बस्ती है वो किस प्रकार की है? गंदी बस्ती है, मुंबई में पाई जाती है। इसमें मुख्य जो सड़क है, जो मुख्य सड़क जो जा रही है, जिसको मिलाने का काम करती है, उसका नाम है बच्चों 90 फुट रोड। नाम से पता चल रहा है 90 फुट रोड है, लेकिन बच्चों यह नाम मात्र की ही 90 फुट रोड है, अर्थात यह 90 फुट की रोड नहीं है। इस पे अधिकांश जो क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है, अर्थात अतिक्रमण हो चुका है। तो अतिक्रमित ये सड़क है जो 90 फुट रोड के नाम से जानी जाती है। इससे अंदर जो गलियां है, जो कि अंदर बस्ती में जाने के लिए जो गलियां है वो इतनी ज़्यादा सक्रिय है बच्चों कि दुपहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से वहाँ जाते हैं, तो केवल पैदल ही उन क्षेत्रों में चल सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस पूरे केस स्टडी के द्वारा कि गंदी बस्तियाँ किस प्रकार की होती है, जहां रोड के नाम पर केवल पैदल चला जा सकता है, ठीक है, दुपहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। गलियां और पगडंडियां कैसी है? सक्रिय है, ठीक है। इसके अलावा अस्थायी निर्माण के भवन हैं जो 2 से 3 मंजिल होते हैं। जो भवन हैं वो अस्थायी होते हैं, या तो कच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर अर्ध पक्के होते हैं। जो भी कैसे होते हैं? 2 से 3 मंजिलें होते हैं, ठीक है। एक कमरे में ही पूरा परिवार रहता है, और परिवार में बच्चों 8 से 12 सदस्य भी रहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 8 से 12 सदस्य एक ही कमरे में निवास करते हैं, और किस प्रकार से वो रहते होंगे, सोते होंगे, खाना भी बनाते होंगे, उनका किचन भी उसी कमरे में होते हैं, सोने का स्थान भी वहीं होता है, रहने का, बैठने का, समूचा उनका जो घर होता है वो एक ही कमरा होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक ही कमरे को किराए पर लेकर पूरा परिवार उस क्षेत्र में रहता है। स्वच्छ वायु का अभाव रहता है, वृक्ष रहित क्षेत्र है, छाया रहित क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर समस्याएं भी है। छाया रहित, वृक्ष रहित, बिखरा हुआ कचरा, गंदे पानी के भराव स्थल, कौओं और चूहों की स्थली आदि इसकी विशेषता है। कल्पना कर सकते हैं चारों ओर कचरा ही कचरा फैला हुआ है बच्चों, समूचे स्थान पर कचरा ही कचरा है, और उन कचरों में ही वो व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हैं। साथ ही जब बरसात का मौसम आता है, हम जानते हैं मुंबई में अधिक बरसात होती है। अब मुंबई में अधिक बरसात होती है तो बरसात के मौसम में बच्चों वहाँ और भी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और भी ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे कौवे हैं, चूहे हैं, इस तरीके के जानवर भी वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत ही बदबू वाला स्थान वो हो जाता है। अब बदबू वहाँ पर आती रहती है, गंदगी है, कचरा है, और उन स्थानों में एक एक कमरों में कई सदस्य उनमें वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, कसीदाकारी, जरी का सामान, चमड़ा, वस्त्र, फैशन, धातु का कार्य, लकड़ी की पच्चीकारी, फर्नीचर आदि यहाँ इनके क्षेत्र की विशेषता है। अर्थात जो अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की है धारावी की, वो इन चीज़ों पर चलती है। छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी का काम करते हैं, या फिर छोटे काम करते हैं जैसे कि कुटीर उद्योग के रूप में, या फिर घरेलू उद्योग में मिट्टी के छोटे बर्तन बना लिए, कसीदाकारी कर ली, छोटे चमड़ा का काम, धातु से एक चीज़ से दूसरे चीज़ों का बनाना, लकड़ी की पच्चीकारी, फर्नीचर बनाना, इस तरीके के छोटे काम वो बच्चों करते हैं। और वो क्या करते हैं, उन कामों को करने के पश्चात वो जो सामान है वो बड़े लोगों को वहाँ पर ही बेच देते हैं, और अल्प आय, कम पैसों में ही अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की इनकी ज़िंदगी है धारावी बस्ती में, गंदी बस्ती में यह रहते हैं। अब बच्चों यहाँ इस तरीके की कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो मानसिक तनाव में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं मानसिक तनाव में आएगा, इधर से उसको परिवार की भी याद आती है, या फिर परिवार साथ रहता है तो वो अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह नहीं कर पाने के कारण तनाव में रहते हैं। अक्सर वो तनाव में रहते हैं, और तनाव को दूर करने के लिए बच्चों वो व्यसन, शराब या नशे के जैसी चीज़ों का भी उपयोग में ले लेते हैं। नशा करने से बच्चों, नशा करने से और आय कम होने से उनमें अपराध की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। तो विभिन्न प्रकार के अपराध की जन्म स्थली भी ये गंदी बस्तियाँ होती है, ठीक है। क्यों होती है? हमने देखा मानसिक तनाव उनमें ज़्यादा देखा जाता है, किसी से भी जल्दी से लड़ने झगड़ने वाली कंडीशन उनमें आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ बच्चों गंदी बस्तियों की समस्या क्या है। गंदी बस्तियों की जो समस्या है उनके बारे में हमने देख ले हैं। पहला है आर्थिक समस्या।
आर्थिक समस्या के अंतर्गत ये देखा जाता है कि वो कैसे हैं, अल्प आय के व्यक्ति हैं। उनकी आय क्या है, बहुत ही कम है, अपना केवल जीवन निर्वाह का कार्य ही करते हैं। न्यून आय है, गरीबी है और बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों स्थायी उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता और स्थायी रोजगार प्राप्त नहीं होने से लगातार रूप वो गरीब बने रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा उनकी पूरी नहीं हो पाई है, स्किल्स डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो पाया है, अर्थात उनमें कौशल का अभाव भी देखा जाता है, जिससे उनको रोजगार प्राप्त करने में भी समस्या पाई गई है। तो न्यून आय है, इनकम कैसी है, कम है, गरीबी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा पाई जाती है। और इन सभी समस्याओं के कारण दूसरी जो सामाजिक समस्या है वो भी पनपती है। मैंने अभी आपको बताया अपराध का प्रजनन केंद्र है। अपराध शहर में अधिकांश जो अपराध है उसका कारण भी ये गंदी बस्तियाँ ही होती है। हम जब अमूमन रूप से देखते हैं, जब इन बड़े महानगरों में, इन नगरों में यदि कोई अपराध होता है तो पुलिस सर्वप्रथम इन गंदी बस्तियों के व्यक्ति को ही शक की नज़र से देखती है, क्योंकि वो जानते हैं बच्चों, क्योंकि अपराध के प्रजनन केंद्र के रूप में इन क्षेत्रों को विकसित किया गया है, अर्थात यहाँ पर ज़्यादा अपराध देखे जाते हैं। ठीक है। दूसरा है महामारी। बच्चों महामारी, क्योंकि पास पास में रहते हैं, बिल्कुल सघन जनसंख्या के रूप में ये निवास करते हैं और सघनता के कारण यहाँ महामारी जैसी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। अशिक्षा पाई जाती है। अशिक्षा इस वजह से पाई जाती है क्योंकि ये गरीब है इसलिए कौशल विकास नहीं कर पाए, कौशल नहीं है, कोई हुनर नहीं है इनमें काम करने का, हुनर नहीं है तो गरीब है, तो गरीब लगातार रूप से गरीब बने हुए हैं, अशिक्षा है। साथ ही बच्चों एक चीज़ हो रही है कि अशिक्षा इस वजह से भी है क्योंकि छोटा बच्चा जब 10-12 साल 15 साल का होता है तभी उसको पढ़ने के बजाय काम पर लगा दिया जाता है, जिससे कि परिवार के इनकम ज़्यादा बढ़ सके। तो यह भी इन लोगों की सोच होती है, इन क्षेत्र के लोगों की सोच होती है कि शिक्षा प्राप्त करने के बजाय रोजगार की ओर छोटे बच्चों को ही लगा देते हैं। पेयजल जैसी समस्या है बच्चों, सघन जनसंख्या है, छोटे छोटे कमरों में एक साथ रहते हैं, जहां पैदल चलने के लिए रास्ता है, अर्थात जहां बाइक चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, वहां पेयजल व्यवस्था कैसे होगी ये हम सब समझ सकते हैं। स्वच्छता का अभाव है, शौचालय जैसी मूलभूत जो सुविधा है वहाँ भी उन क्षेत्रों में नहीं देखी जाती। और गंदगी का आलम तो बच्चों यह रहता है कि चारों ओर कचरा बिखरा हुआ रहता है, तो स्वच्छता का इन क्षेत्रों में अभाव है, इस वजह से बीमारियां भी इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। जननांकीय समस्या क्या है, जब बीमारियां ज़्यादा होती है, अशिक्षा ज़्यादा है, ठीक है, गरीबी ज़्यादा है, तो क्या होगा, मृत्यु दर भी बच्चों उच्च रहेगी। चिकित्सीय सुविधाओं का इन क्षेत्रों में अभाव देखा गया है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहेगी, जनसंख्या की वृद्धि दर भी उच्च बनी रहेगी, क्योंकि बच्चों मृत्यु दर उच्च है, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है, अशिक्षा है, इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि दर भी उच्च बनी रहेगी। और अकुशल जनसंख्या, यह भी जननांग की अगली समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कैसी है, कुशल नहीं है, अर्थात अकुशल जनसंख्या है जिनमें स्किल्स का अभाव है। ठीक है बच्चों। अगला है पर्यावरणीय समस्या, खास तौर से प्रदूषण। पर्यावरणीय जो समस्या है वो भी यहाँ पर देखी गई है, वृक्ष रहित क्षेत्र है, जल प्रदूषण की समस्या है, भूनिम्नीकरण अर्थात कचरा चारों ओर बिखरा रहता है इसलिए भूनिम्नीकरण की भी समस्या यहाँ पर रहती है, वायु प्रदूषण भी यहाँ पर रहता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यह पर्यावरणीय समस्या का भी यहाँ पर सामना करना पड़ता है। बाढ़ जैसी स्थिति में बच्चों, मुंबई में देखते हैं बाढ़ आती है, ज़्यादा पानी बरसात होती है, तो बाढ़ जैसी अवस्था में वहाँ पर विभिन्न जो घर है वो नीचे पूरे घरों में पानी भर जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक टकराव जैसी अवस्थाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जब व्यक्ति गांव से शहरों की ओर आता है या उनका पर्सनल अपना अलग सांस्कृतिक परिवेश बन जाता है तो अधिक पैसे वाले या अधिक धनाढ़ जो लोगों के साथ में उनका टकराव, विशेष रूप से सांस्कृतिक टकराव भी देखने को मिलता है। तो यह भी एक बड़ी समस्या का कारण इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हमारा अगला भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण बच्चों क्या होता है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि भूमि का जो उपयोग है
इसके बारे में मैं बताऊं, भूमि या मृदा का जो उपयोग है वो किस बारे में है? उत्पादकता के बारे में। बच्चों भूमि पर हम रहते हैं, सभी प्रकार की क्रियाएं भूमि पर ही करते हैं, लेकिन बच्चों किस क्षेत्र पे मिट्टी या किस क्षेत्र की भूमि अधिक अच्छी है या बुरी है, बेकार है या अच्छी है, इसका जो विभाजन है, इसकी जो हम डिवाइडेशन है, इसके जो कल्पना हम करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं? उस क्षेत्र पर उगने वाली वनस्पति के आधार पर, या वहाँ कितनी उत्पादकता हुई, क्या उत्पादकता अच्छी है, वहाँ अच्छी वनस्पति, अच्छी कृषि होती है, तो उस क्षेत्र की भूमि को या मृदा को हम क्या कहेंगे बच्चों? अच्छी मृदा कहेंगे, अच्छी भूमि कहेंगे। लेकिन यदि किसी क्षेत्र की उत्पादकता कम है, वहाँ कमज़ोर मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर हल्की प्रकार की यदि वनस्पति प्राप्त होती है, ठीक है, वहाँ कृषि कमज़ोर होती है, तो उस क्षेत्र की भूमि को या मृदा को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह हल्की प्रकार की भूमि है, हल्की प्रकार की वहाँ पर मृदा है। तो भूमि या मृदा का हम किस तरीके से निर्धारण करेंगे, अच्छी या बुरे का? वहाँ के उत्पादकता। और किसकी उत्पादकता? वनस्पति की उत्पादकता। तो वनस्पति की उत्पादकता के आधार पर ही हम भूमि को अच्छी या बुरी के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। तो भू निम्नीकरण के अंदर हम देखेंगे कि जो भूमि है वो स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी, भूमि में उत्पादकता की कमी अर्थात वनस्पति के उत्पादन में कमी होना, ठीक है बच्चों, जो पहले ज़्यादा हो रही थी उसमें कमी होना, कैसी? स्थायी रूप से, या तो स्थायी रूप से कमी हो जाए या कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से उत्पादकता में कमी हो जाना क्या कहलाता है? भू निम्नीकरण कहलाता है। तो भू निम्नीकरण में हमने क्या देखा बच्चों? भू निम्नीकरण में भूमि का उत्पादकता में कमी होना, भूमि के उत्पादकता में कमी होना, चाहे वो स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो, ठीक है, भू निम्नीकरण कहलाता है। इसमें मृदा अपरदन, ठीक है बच्चों, लवणता, अब लवणता, भूक्षारता और मृदा अपरदन इसमें मुख्यतः शामिल होते हैं। अब इनके बारे में बता देता हूं बच्चों। मृदा अपरदन, जो मृदा का अपरदन होता है जिस कारण से ऊपरी मृदा बह करके चली जाती है, और यहाँ इसके पोषण तत्व है, जो मिट्टी के पोषणकारी जो तत्व है, वो जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे तत्व है, वो निकल जाते हैं, जिस वजह से मृदा की उत्पादकता में कमी आ जाती है, उसमें ह्रास हो जाता है। इस वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है। उसी प्रकार से लवणता, बच्चों लवणता, या तो भूमि स्थायी रूप से लवणीय है तो वो भू निम्नीकरण में शामिल नहीं होगी। यदि पहले से ही वहाँ पर लवणता उपस्थित है तो भू निम्नीकरण में शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि जलाक्रांतता की वजह से, जलाक्रांतता होती है बच्चों अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर सिंचाई कर देना, ठीक है, तो इस वजह से, या फिर वहाँ पर अधिक मात्रा में पानी की उपलब्धता अचानक से हो जाना, चाहे वो प्राकृतिक कारण से हो या मानव के द्वारा निर्मित कारण से हो। जैसे कि हमने देखा था बच्चों इंदिरा गांधी परियोजना के तहत, हमने पिछले चैप्टर में देखा था, इंदिरा गांधी परियोजना के तहत पश्चिमी राजस्थान के विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर जलाक्रांतता हुई और उस वजह से लवणता की हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि लवणता प्राकृतिक रूप से वहाँ पर पहले से है तो भू निम्नीकरण में शामिल नहीं होगा। लेकिन प्राकृतिक या मानव जनित कारण से अधिक जल के कारण वहाँ पर लवणता हो रही है तो वो क्या होगा? भू निम्नीकरण में शामिल होगा। भू निम्नीकरण में बच्चों ऐसी चीज़ों को शामिल नहीं करते जो पहले से ही उत्पादकता जिनकी कमी है, उसमें ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जो पहले की अपेक्षा कम उत्पादकता दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से भूक्षारता, भूमि में क्षारीय तत्वों की अधिकता होना भूक्षारता कहलाती है। यह भी प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भू निम्नीकरण के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि भू निम्नीकरण के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। एक है प्राकृतिक, दूसरा है बच्चों मानव जनित। बच्चों यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक जो कारक है भू निम्नीकरण के, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, वो नेचुरल काम है, वो नेचर के द्वारा किया है कार्य है और वो इतना घातक नहीं है,
वो इतनी समस्या का कारण नहीं होता है। लेकिन मानव जनित जो भूनिम्नीकरण के जो कारक हैं वो समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि मानव अपने स्वार्थ के लिए, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि की उर्वरता को समाप्त करता हुआ जा रहा है। इस कारण से यह लगातार रूप से समस्या का कारण बनता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक कारणों में कौन कौन से हैं? प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थलीय तटीय भूमि, बंजर चट्टानी, तीव्र ढाल वाली भूमि और हिमानी आदि, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ही क्या है, भूनिम्नीकरण के क्षेत्र हैं। दूसरा है बच्चों मानव जनित। अब मानव के कारण ऐसे कौन कौन से कार्य हुए जिससे कि भूनिम्नीकरण हुआ? वो है जलाक्रांत दलदली क्षेत्र, अधिक सिंचाई कर देना, अपनी आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि की अधिक सिंचाई करना, जिससे कि वहाँ जलाक्रांत जैसी स्थिति, दलदली जैसी स्थिति हो जाए। लवणता, क्षारता, स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र। अब स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों? यह आदिम प्रकार की कृषि होती है, पुराने समय में होती थी, हालांकि आज भी बहुत कम मात्रा में देखी जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक स्थान पर, ठीक है, यहाँ एक स्थान पर कुछ पेड़ थे, वृक्ष थे, वन थे, उन वनों को काट करके वहाँ पर खेती करने लग गए, आदिम प्रकार की कृषि करने लग गए। जब कुछ सालों बाद में उस क्षेत्र की उर्वरता खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह पर उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ के पेड़ों को काट लेते हैं, और वहाँ के पेड़ों को काटने पर वहाँ कृषि करने लग जाते हैं। यदि वहाँ की उत्पादकता कम हो गई तो तीसरी जगह पर चले जाते हैं, तीसरी जगह की उत्पादकता कम होगी तो चौथी जगह पर चले जाते हैं। इस तरीके से स्थान बदलते हुए रहते हैं उत्पादकता के कम होने के कारण, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने का वो प्रयास नहीं करते हैं। इस कारण से लगातार रूप से यदि वो इस तरीके की स्थानांतरित कृषि करते रहते हैं तो यह जो भूमि वो छोड़ करके गए वो कैसी हो जाती है, वो बंजर प्राय हो जाती है, अर्थात भूनिम्नीकरण वहाँ पर पाया जाता है, उत्पादकता उस क्षेत्र की कम हो जाती है। रोपण कृषि जनित क्षेत्र, रोपण कृषि से भी बच्चों भूनिम्नीकरण कम होता है, भूनिम्नीकरण वहां पर देखा गया है रोपण कृषि से भी। क्षारित वन, चरागाह आदि जो क्षेत्र है इनसे क्या है, भूनिम्नीकरण होता है। अत्यधिक चराई के कारण पशुओं को अत्यधिक चराई खुला छोड़ देते हैं, अनियंत्रित रूप से चरागाह हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से भी भूनिम्नीकरण बच्चों पाया गया है। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि प्राकृतिक रूप से जो भूनिम्नीकरण हुआ है उनका हम इलाज नहीं कर सकते, लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या का कारण नहीं है, वो तो नेचुरली भूनिम्नीकरण है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मानव जनित जो भूनिम्नीकरण हो रहा है बच्चों, वो बड़ी समस्या का कारण है। इसमें हम ऐसे उपाय करेंगे जिससे कि भूनिम्नीकरण कम हो और अधिक उत्पादकता भूमि में हमें प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखेंगे आज केस स्टडी के रूप में आज है मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें झाबुआ जिला है, जो कैसा है, भील जनजातीय जनसंख्या बहुल है, वहाँ पर भील जनजाति अधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। देश के बच्चों सर्वाधिक जो पिछड़े जिले हैं, भील जनजाति बहुल झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में जो स्थित है वहाँ पर वो स्थित है। अब झाबुआ जिले में ऐसी क्या बात हुई, वहाँ पर बच्चों जंगल थे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो जनजाति है, जो भील जनजाति है, उन जंगलों में निवास आदिम काल से ही कर रही थी और अपना सर्वाइव कर रही थी अच्छे तरीके से। लेकिन बच्चों पिछले कुछ समय से उन क्षेत्रों में जंगल और भूमि दोनों ही प्रकार के जो संसाधन हैं उनमें निम्नीकरण देखा गया है। जंगल हो या भूमि हो, दोनों ही प्रकार के संसाधनों में भूनिम्नीकरण देखा गया है। अब भूनिम्नीकरण जब देखा गया तो वहाँ के जो कुछ लोग हैं, चाहे वो एनजीओ के द्वारा हो, चाहे स्थानीय नेता हो, चाहे जनजातीय भील जनजातीय के स्थानीय लीडर हो, उन सभी क्षेत्रों ने देखा और देखने के पश्चात भारत सरकार की सहायता से जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम वहाँ उस क्षेत्र में चलाए गए। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से चलाया गया जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम।
इस जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत यह जो झाबुआ जिले के भील जनजातीय बहुल जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन संसाधनों का जो निम्नीकरण हुआ है, उनमें हमने देखा कि किस प्रकार का उनमें विकास हो सकता है, उसमें कौन कौन सी संभावनाएं विकसित हो सकती है, ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे कि इन निम्नीकरण जो हुआ संसाधनों का, उनकी पूर्ति हम कर सके। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वो भारत सरकार की सहायता से किया गया। इसके अंतर्गत जल जंगल जमीन के विकास का किस प्रकार से हम कर सकते हैं जिससे कि स्थानीय निवासी, जो वहाँ स्थानीय जो लोग रहते हैं, उनका हम समुचित विकास कर सके। ठीक है बच्चों। जल, जंगल और जमीन, तीनों मानवीय स्वार्थ के कारण इन तीनों में जो निम्नीकरण आया, तीनों के संसाधनों में जो कमी आई, ठीक है, तीनों संसाधन जो प्रदूषित हुए, उनको हम किस तरीके से वापस विकसित कर सके जिससे कि स्थानीय लोगों को अपने रोजगार प्राप्त हो सके, स्थानीय लोगों को अपना सरवाइव कर सके। तो सरवाइव करने के लिए इन चीज़ों का होना आवश्यक है। विशेष रूप से बच्चों आदिवासियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आदिवासी जो होते हैं, जो जनजातीय जो लोग होते हैं, वो तो जंगलों पर ही निवास करते हैं। उनकी तो दिनचर्या जंगल से स्टार्ट होकर के जंगल में ही ख़त्म होती है, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में हो, चाहे उनका आवास के रूप में हो, ठीक है, चाहे सामाजिक ताने बाने के रूप में हो। सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जंगल या प्राकृतिक चीज़ों से ही वो प्राप्त करते हैं। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर हमने देखा, झाबुआ जिले के इस क्षेत्र में जब निम्नीकरण पाया, ठीक है, विशेष रूप से जंगल, जमीन और जल, इन तीनों चीज़ों में निम्नीकरण हुआ, वहाँ के संसाधनों में निम्नीकरण हुआ, तो वहाँ पर जल संभरण विकास कार्यक्रम चलाए गए और उसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता से लोगों के आजीविका को सुधारने का प्रयास किया गया। बच्चों यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें हुई। एक तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हुआ। जो प्राकृतिक संसाधन थे, विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन थे, विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे जल था, वो उसका प्रदूषण हो रहा था, उसमें सुधार करना। जो ज़मीन थी, जो वहाँ की ज़मीनों में विभिन्न प्रकार का भूनिम्नीकरण पाया गया, उसमें सुधार करना। और जो जंगल था, ठीक है, जो वन थे, वो बहुत ज़्यादा काटे जा रहे थे, विकास कार्यक्रमों के तहत काटे जा रहे थे, उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें, उन सभी प्रकार के संसाधनों के प्रबंधन का कार्य भी किया गया, उचित प्रबंधन किया गया। साथ ही सामुदायिक सहभागिता। बच्चों कोई भी जो क्षेत्र है वो सामुदायिक सहभागिता से ही विकास कर पाएगा। पूरे समुदाय की उसमें सहभागिता होनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर एक पक्ष उसमें शामिल होगा तो वो क्षेत्र विकास नहीं कर पाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई प्राइवेट संस्था हो, चाहे केवल एक व्यक्ति हो। यदि पूरा समुदाय उसमें शामिल नहीं होगा, अब समुदाय शामिल किस प्रकार से होगा बच्चों, जैसे सरकार की सहायता, एनजीओ का टेक्नोलॉजी, वहाँ जो एनजीओ काम करेंगे, हम आगे देखेंगे कि वहाँ पर एक एनजीओ ने काम किया, तो एनजीओ ने डायरेक्ट रूप से वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुए और लोकल जो लोग वहाँ पर जो रहते हैं स्थानीय रूप से, उन लोगों के मन में एक भावना विकसित होगी कि ये काम सब हम सब हमारा सबका है और इससे जो लाभ प्राप्त होंगे वो भी हम सभी प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीके की यदि हमने जागरूकता पैदा कर दी, यदि इस तरीके की हमने भावना उस क्षेत्र में पैदा कर दी, तो सहभागिता होगी, समुदाय की सहभागिता होगी और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन होगा और इस वजह से वहाँ के लोगों को आजीविका अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकेगी, जो कि पहले से प्राप्त हो रही थी। सरकार, एनजीओ और समुदाय की सहभागिता से साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया गया। जो साझी संपदा संसाधन है बच्चों, ये क्या होता है, जो पूरे गांव का होता है, अर्थात गांव के बारे में बात करूं तो यह सामुदायिक भूमि होती है, ठीक है, जिसपे सभी लोगों का अधिकार होता है, गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है, कोई निजी संपदा नहीं होती है। तो साझी संपदा संसाधनों का यदि विकास होगा तो गांव के सभी लोग उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से गरीब, पिछड़े, ठीक है, महिलाएं, वो भी इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे लोग जिनको आजीविका के दूसरे प्रकार के साधन नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है कृषि के लिए, रोजगार नहीं है या मजदूरी के लिए बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, वो इन क्षेत्रों पे काम कर सकते हैं। चारागाहों का विकास हो सकता है जिससे कि अपने पशुओं को चारागाहों से प्राप्त कर सकते हैं, चारा प्राप्त कर सकते हैं और उस चारे के द्वारा अपने पशुओं को खिलाने से पशुपालन आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसे विशेष रूप से गरीब तबके हैं, पिछड़े लोग हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों के लिए तो साझी संपदा संसाधन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो सकता है। लेकिन बच्चों, इनका विकास लगातार रूप से बना रहे, इनमें किसी भी प्रकार का निम्नीकरण नहीं हो, यह भी हमें देखना होगा। और सरकार, एनजीओ और समुदाय की सहभागिता से साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया गया। जो वहाँ के चरागाह थे या सामुदायिक भूमि थी, उनका विकास इसमें किया गया। अब कैसे किया? वहाँ पर ये डिसाइड हुआ, ये निर्धारित हुआ कि प्रत्येक परिवार एक पेड़ लगाएगा। कितनी अच्छी बात है बच्चों। यदि ऐसा हम सब ने सोच लिया तो ये हमारा भारत देश कितना अच्छा हो पाएगा कि यदि एक परिवार, प्रत्येक परिवार ने एक पेड़ लगाया और उसे अनुरक्षित भी किया। केवल लगाने तक ही नहीं छोड़ दिया पेड़ को, उसे अनुरक्षित भी किया, अर्थात उसे सुरक्षा भी पहुंचाई। ठीक है। साथ ही साथ क्या किया बच्चों, उन्होंने जो चरागाह था, जो क्या हो गया था, जो चरागाह निम्नीकरण हो गया था, अर्थात वो नष्ट हो रहा था लगातार रूप से, उस चरागाह में भी चारा जो घास है, ठीक है, उसको वहाँ पर लगाया और उसमें बाड़ेबंदी भी उन्होंने कर दी। चरागाह भूमि पर चारा घास को बोया और उसे 2 वर्षों तक उसकी घेराबंदी की। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ इस चारागाह का विकास भी हुआ। इसके पश्चात हमने देखा कि यहाँ पर खुली व अनियंत्रित चराई को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि चरागाह में यदि खुली अनियंत्रित चराई होगी तो चारा विकसित नहीं हो पाएगा, जिससे समूचे समुदाय को ही नुकसान होगा। पशुओं की आहार पूर्ति के लिए नांद बनाए गए। नांद का मतलब होता है स्टोरेज, ठीक है, जो चारा का स्टोर करते हैं उसे नांद कहते हैं। और जो नांद का निर्माण किया गया जिससे वहाँ पर चारा का स्टोरेज किया गया, भविष्य में यदि कोई चारे की कमी हुई तो वहाँ उस नांद से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि पशुओं के सतत पोषण पर, पशुओं को सतत पोषण वहाँ पर मिलता रहे और कभी किसी भी समय पशुओं के चारे में कमी ना हो पाए, जिससे कि उनकी आजीविका लगातार रूप से चलती रहे। यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि यदि जल जंगल ज़मीन हम लगातार रूप से विकसित करते गए और किसी प्रकार का इसमें नवीनीकरण नहीं होगा तो यह जो क्षेत्र है, कोई भी गांव, कोई भी क्षेत्र कमज़ोर नहीं पड़ेगा। हमें लगातार रूप से प्रयास भी कर रहे हैं, सरकार, विभिन्न गैर सरकारी जो संगठन है, एनजीओ हैं, वो भी और ग्रामीण लोगों भी इस पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से यह क्षेत्र विकसित हो पाया। जो यहाँ भू निम्नीकरण और जंगल का निम्नीकरण हुआ वो भी इसमें समुचित विकास हो पाया। हालांकि बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ हुई यहाँ पर कि पड़ोस के एक व्यक्ति ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। अब पड़ोस के एक व्यक्ति ने जब अतिक्रमण किया तो उन्होंने बच्चों कानूनी रूप से सहायता प्राप्त ली। ऐसे नहीं हुआ कि वो उससे लड़ने चले गए, तो उन्होंने कानूनी सहायता प्राप्त ली। और कैसे ली कि वहाँ उस क्षेत्र के तहसीलदार को बुलाया, तहसीलदार के बुला करके अपने अधिकारों को सुनिश्चित किया। इस प्रकार से बच्चों उन्होंने क्या किया, तहसीलदार को बुलाया और डायरेक्ट लड़ाई ना करके अपने अधिकारों को प्रति भी जागरूक वो व्यक्ति उस क्षेत्र के, झाबुआ जिले के बने। इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये चैप्टर समाप्त किया। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।